दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम गोलोक फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन के साथ। सबसे पहले मैं आप सभी का पूरे हमारे एमसीएल परिवार की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। दोस्तों अभी पिछले 6 सप्ताह से हमने एक नए पर्व की शुरुआत की है। पर्व है बिजनेस का, जिसमें हमने सोचा है कि हम प्रॉपर बिजनेस हमारे हर तहसील में एस्टैब्लिश करेंगे। हम प्रोडक्ट तैयार करेंगे, प्रोडक्ट बेचेंगे और मुनाफा कमाएंगे। सबसे पहले जो हमारे किसान हैं उनसे लेके हमारे जो चैनल पार्टनर है, हमारे सभी टीम मेंबर और आप सबके लिए प्रॉफिट करेंगे। अब इसके लिए कौन सा प्रोजेक्ट करना है, कौन सा वो प्रोडक्ट है जिसको हम तैयार करेंगे, बेचेंगे, ये सभी हमने डिस्कस किया है। लेकिन पिछले सप्ताह मैंने ये डिस्कस किया कि अगर वो प्रोजेक्ट लगाना है यानी एमकॉल का प्रोजेक्ट लगाना है तो हम सभी ऑप्शंस ओपन रखेंगे। जो भी हमारे तहसील में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आज की तारीख में अवेलेबल है, जो हमें जल्द से जल्द प्राप्त हो सकता है, जल्द से जल्द हम उस पर हमारा प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं, उसको हम अपनाएंगे। चाहे वो बंद हुई कोई फैक्ट्री हो, चाहे वो बंद हो कोई बायोमास ब्रिकेटिंग का यूनिट हो, या कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको अगर हम इस्तेमाल कर सकते तो उसको हम अपनाएंगे। लेकिन हम अपना प्रोजेक्ट जल्द से जल्द शुरू करेंगे। और मुझे ये बताने के लिए बहुत बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आप लोगों ने उसके बाद जो रिस्पांस दिया है, जिस तरह से आप सभी ने अपने तहसील में जाके इन सभी चीजों का पता लगाया है, मुझे मेल्स किए हैं, तो ये समझ में आता है कि कितने इंथुजियास्टिकली, कितने एनर्जी के साथ आप ये करना चाहते हैं और ये आगे लेके जाओ। हम कहते हैं ना कि वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। यस, ग्रेट। आप सभी ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है और मुझे ये बहुत 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 खुशी हो रही है। दोस्तों ये जो एमकॉल का प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट के लिए हमने एक सभी ऑप्शंस ओपन रखे, क्योंकि ये दूसरा जो प्रोजेक्ट है हमारा एमसीएल बायोफ्यूल स्टेट का प्रोजेक्ट, सीएनजी का प्रोजेक्ट, इसके साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो मोमेंट किसी प्रोजेक्ट में सीएनजी आता है तो वो सीएनजी आप कैसे तैयार करेंगे, उससे भी ज्यादा तैयार करेंगे, ये तो कोई ज्यादा सवाल नहीं आता। उसको स्टोर कैसे करेंगे, उसको कंप्रेस कैसे करेंगे, उसको डिस्पेंस कैसे करेंगे, ऐसे कई सारे सवालों को लेके, कई सारी चीजों को लेके सख्त ऐसी गाइडलाइंस है, सख्त ऐसे परमिशन लेने पड़ते हैं, वो पेसो हो या टाउन प्लानिंग हो, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि फोसाइल फ्यूल होते ही इतने हानिकारक है, होते ही इतने ज्वलनशील है, होते ही इतने डेंजरस है कि उनको जब भी उनके सामने कोई भी उसके साथ कोई भी प्रोजेक्ट करना होता है तो फोसाइल फ्यूल के साथ हमेशा गवर्नमेंट इतनी सख्ती से पेश आती है। लेकिन ये बात हमारी एमकॉल के प्रोजेक्ट में नहीं है। अगर आप एमकॉल के प्रोजेक्ट की बात करें तो एमकॉल के प्रोजेक्ट की परिस्थिति एकदम उल्टी है। या हर गवर्नमेंट एमकॉल प्रोजेक्ट आप करे, इसलिए आपको पूरी तरह से सहकार्य कर रही है, चाहे वो पॉलिसी गाइडलाइन हो, चाहे टैक्सेशन हो। हर स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, अगर आप देखोगे तो हर गवर्नमेंट इसको सपोर्ट में है। तो हमने भी पूरी तरह से ये ठान किया है कि जो भी ऑप्शंस, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें तहसील में मिलता है, हम अपनी परिस्थिति में वहां से सोल्यूशन निकालेंगे और हम इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे, टाइम पे पूरा करेंगे। अभी हमेशा जितने भी मेल मुझे आए तो मैंने आपको कहा है कि हमें आप अभी इसके ऊपर एक तो लोकेशन फाइनल कीजिए और एक एक्शन प्लान बनाइए। तो एक्शन प्लान ने एक्चुअली क्या क्या करना है एक्शन प्लान में, यही आज के सेशन का टॉपिक है, हमें जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन उसके साथ मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि जिस एनर्जी के साथ, जिस इंथुजियाज्म के साथ आपने शुरुआत की है, बिल्कुल उस एनर्जी को, इंथुजियाज्म को कम नहीं करना है। जब तक हम अपने फैक्ट्री को पूरी तरह से तैयार करके, जब हमारा माल तैयार हो रहा है, हम माल बेच रहे हैं और प्रॉफिट आपके अकाउंट में, आपकी कंपनी के अकाउंट में आ रहा है, ये साइकिल तक आपको बिल्कुल अपनी एनर्जी कम नहीं करनी। जब तब तक रुकना नहीं है जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। क्योंकि हो सकता है कि आज आपने एक जगह पे एक गए होंगे, आपने लोकेशन देखा, आपको अच्छा लगा, लेकिन बाय द टाइम अगर आप बाद में जाओगे एग्रीमेंट करने करने तो कुछ टेक्निकल,
कुछ चीजें आ सकती है, कुछ फिजिबल चैलेंजेस आ सकते हैं, हो सकता है ऐसा। हो सकता है कि आज के तारीख में आपने जो सोचा है वो थोड़ी सी परिस्थिति अलग हो सकती है, कुछ अलग अलग चुनौतियां सामने आ सकती है, लेकिन ठीक है। जब भी बिजनेस करने जाते तो ऐसे तो ये तो पार्टी है ये करने का, लेकिन आपको किसी भी हालत में आपकी एनर्जी, आपका मोरल कम नहीं करना है। दूसरी जगह, तीसरी जगह, और मैंने जैसा आपने लास्ट टाइम भी कहा है कि हम सभी चीजों के लिए आज की तारीख में ओपन है उस प्रोजेक्ट को टाइम पे पूरा करने के लिए। दोस्तों इसके साथ, लेकिन आज मैं आपके साथ आप सभी और हमारे पूरे एमसीएल फैमिली की तरफ से आज बहुत ही कुछ स्पेशल लोगों का यहाँ सबके सामने अभिनंदन करना चाहता हूँ, सत्कार करना चाहता हूँ। और उसमें सबसे पहले हमारे किरण कट्टीमनी साहब, तालुका बदामी, जिला बागलकोट, कर्नाटक से है ये। इन्होंने 100% एमवीपी किया है, 100% सैटरडे सेशंस कर रखा है। आपको पता है कि जब 100% एमवीपी के साथ 100% ये सैटरडे सेशन कर रहे हैं, क्या होगा कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीने के बाद ये कंपनी और किरण कट्टीमनी साहब, इनका तालुका के ऊपर क्या होल्ड होगा, ये शायद आप सोच ही नहीं सकते। और मैं सिर्फ आर्थिक होल्ड की बात नहीं कर रहा, सामाजिक स्तर पे भी इनका बहुत ही स्ट्रांग होल्ड होगा। आप सभी की तरफ से, हमारी पूरे फैमिली की तरफ से मैं फिर से एक बार इस किरण कट्टीमनी साहब का मैं बहुत बहुत दिल से बहुत ज्यादा अभिनंदन करता हूं। और ऐसे दूसरे एक व्यक्ति है जिनका अभिनंदन पूरे फैमिली की तरफ से आज हमें करना है, और वो है हरिहर मयकर साहब। हरिहर मयकर साहब भी हमारे दोडामार्ग तालुका है। तो दोडामार्ग बायोफ्यूल्स ये जो कंपनी है, दोडामार्ग तालुका, जिला से सावंतवाड़ी और महाराष्ट्र से, इन्होंने भी 100% एमवीपी करके 100% सैटरडे सेशन की है। दोस्तों ये दोनों ने अभी ये जो काम करके हमारे सामने जो एग्जाम्पल क्रिएट किया है, आप नहीं जानते इसकी अहमियत क्या है। क्या सोचा है हमने अपने तहसील के बारे में कि हमें अपने तहसील को एक सुजलाम सुफलाम राज्य बनाना है। हमें अपने तहसील में उस सुजलाम सुफलाम राज्य बनाने के लिए 3,000 करोड़ का माल तैयार करना और उसको बेचना है। 3,000 करोड़ का रेवेन्यू तैयार करना है। आपकी एक जो एमकोल की फैक्ट्री हम लोग तैयार करेंगे ना, उससे कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, क्या है उसका रेवेन्यू टर्नओवर, तो 10, 10.5, 11 करोड़। यानी एक एमकोल की फैक्ट्री से आप 10.5, 11 करोड़ का माल तैयार करेंगे और बेचेंगे। और मैं बात कर रहा हूं 3,000 करोड़ की। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं ये तो पहले तो हो जाने दीजिए, आप एक पहला प्रोजेक्ट लगाए उसके बाद हो जाएगा ना, उसके बाद हम लोग ये करेंगे, प्रोजेक्ट लगाना जरूरी है। दोस्तों ये आप प्रोजेक्ट जब लगाओगे ना, तब आप प्रोजेक्ट लगाने के बाद 50 लोग वहां खड़े होने वाले हैं आपके जैसा सेम काम करने के लिए, आपके हित से। और ये सिर्फ कंपटीशन की बात नहीं है। जब सैटरडे सेशन होता है, जब आप गांव के लिए एक अलग तरीके से आप खड़े होते हो हर हफ्ते, ये कंपटीशन की बात ही नहीं, हमेशा आप कंपटीशन के आगे रहेंगे, लेकिन 3,000 करोड़ की इकोनॉमी बनाने के लिए जो फाउंडेशन करनी है वो है ये फाउंडेशन। अगर आपको बड़ी ऊंची इमारत तैयार करनी है तो फाउंडेशन बहुत अच्छा चाहिए, यह है वो फाउंडेशन। विदाउट फाउंडेशन अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं हम लोग कर पाएंगे, तो नहीं, ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल आज हमारे सामने है, और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इन सबको फॉलो करें। फिर से एक बार हमारे सभी फैमिली की तरफ से मैं इनका, अगर आपको लगता है कि कैसे काम करता है सैटरडे सेशन, यानी सैटरडे सेशन से क्या, अभी कैसे कंपटीशन दूर होगा, या सैटरडे सेशन से कैसे ये आने वाले 3,000 करोड़ की इकोनॉमी का फाउंडेशन तैयार होगा। तो क्या होता है कभी कभी कि आप जब डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर को बोलते हैं कि मेरी जो राइट हैंड है, मेरा जो हाथ है, उसमें ये 4 उंगलियां है ना, 4 उंगलियों को बहुत दर्द होता है। या दर्द कब होता है, लेकिन उसमें मुंगी आती है। मैं कुछ भी पकड़ने जाऊं, मैं ग्लास उठाने जाऊं, पानी पीने जाऊं, तो मैं उठा नहीं पाता, ऐसी उसमें ताकत जरा कम हो गई है। सिर्फ एक 4 उंगली और कुछ नहीं। डॉक्टर क्या करता है कि आपके गर्दन का एक्सरे निकालता है। डॉक्टर क्या करता है कि बोलता है कि शायद गर्दन का हमें सीटी स्कैन करना पड़ेगा, और गर्दन में इंजेक्शन देता है। आपको लगेगा अरे उंगली में प्रॉब्लम है तो गर्दन में क्यों कर रही है। डॉक्टर को पता होता है कि जो प्रॉब्लम आपको हो रहा है उसकी एक्चुअली ओरिजिन कहाँ है। डॉक्टर को पता है कि ये जो प्रॉब्लम है उसको सही करना है तो क्या क्या काम करना होगा। उसी तरीके से आने वाले दिनों में ये जो काम करने हम लोग सब निकले हैं, उसके लिए अगर कोई भी प्रॉब्लम ना हो ना, तो हजारों प्रॉब्लम्स का, हजारों जो आने वाले चैलेंजेस है
उसका एक सोल्यूशन है, वो है सैटरडे सेशंस। तो चलिए बात करते हैं कि एग्जीक्यूशन, जो एक्शन प्लान की मैं आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, किस तरह से एक्शन प्लान आज की तारीख में होता है। और हो सकता है कि बहुत सारे काफी अपने फैमिली के लोग भी ये अपेक्षा करते हैं कि इस तरीके से एक्शन प्लान हमारा इस एमकोल प्रोजेक्ट का होना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट्स के पहले कोई भी व्यक्ति या वो टीम जो होती है वो तैयार करती है डीपीआर, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब इस डीपीआर में, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या होता है, तो आपके उस प्रोजेक्ट के संबंधी में सब कुछ, सभी इंफॉर्मेशन, यानी कौन सा सेक्टर है, कौन से प्रोडक्ट्स को हम लोग इस फैक्ट्री से तैयार करने वाले हैं, रॉ मटेरियल कहां से आएगा, मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी क्या है, जो प्रोडक्ट हम लोग तैयार करेंगे उसके स्पेसिफिकेशंस क्या है, कहां हम लोग बेचेंगे। और मेनली ये प्रोजेक्ट तैयार करने के बाद 5 साल के बाद, 7 साल के, 10 साल के बाद हम लोग कहां हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आगे के 5 साल का 5 साल का वैल्यूएशन, प्रोजेक्शन, कि आपका रेवेन्यू कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा। तो पहले वो 5 साल का प्रोजेक्शन वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, कि कितना पैसा आएगा और कितना खर्च होगा। क्यों करते हैं डीपीआर? अगर आप देखोगे तो डीपीआर मैक्सिमम टाइम, इनफैक्ट ऑलमोस्ट ऑल द टाइम डीपीआर किया जाता है उन लोगों के लिए जो प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहते, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिनको आपके प्रोजेक्ट में पैसे डालने हैं, उसके लिए डीपीआर तैयार होता है, जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है। उसके अलावा और एक रिपोर्ट है जिसका नाम है टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी या रिपोर्ट। अभी कौन करता है ये टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का अभ्यास या स्टडी, कौन बनाता है रिपोर्ट? तो ये अक्सर कोई बड़ी कंपनियां, कॉर्पोरेट कंपनियां वो बनाती है। किसके लिए बनाती है? खुद के लिए बनाती है। अगर ऐसी कोई बड़ी कॉर्पोरेट हाउस है या बड़ी कंपनियां, उनको कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है, कुछ नए जगह पे जाके कुछ प्रोजेक्ट करना है, तब ये स्टडी होती है। यानी ऐसा समझे कि अमेजॉन आज ऑनलाइन ट्रेडिंग में है, ई कॉमर्स में है। अमेजॉन ने अगर डिसाइड किया नहीं हमें मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, अमेजॉन ने डिसाइड किया कि मुझे मोबाइल में काम शुरू करना है, खुद के मोबाइल के प्रोडक्ट वगैरह बनाना, तो अमेजॉन ये स्टडी करेगा कि ये इसमें टेक्निकल, इकोनॉमिक क्या फिजिबिलिटी है। तो अक्सर ये जो स्टडी है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंटरनल के लिए की जाती है कि क्या हम लोग उस बिजनेस में उतरे, हम उसमें काम करें। लेकिन जरूरी नहीं कि वो ही करें। एक्चुअली कोई भी एक सादा आदमी भी उसको दुकान खोलनी तो वो कर सकता है ऐसी स्टडी, कि मुझे करना चाहिए कि नहीं। पहले डीपीआर में क्या होता है कि वो पहले 5 साल का आगे का जो प्रोग्रेस है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ फिजिबिलिटी क्या है कि अगर हमें करना चाहिए कि नहीं, टेक्निकली, इकोनॉमिकली, खुद के लिए ये होता है। लेकिन दोस्तों इन दोनों चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट्स का हृदय है। अगर हृदय अच्छा है तो बिजनेस चलेगा। यानी एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं इसमें पैसा डालू तो मुझे पैसा मिलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इसमें होती है। तो एक बार इकोनॉमिक्स फाइनल हुए, एक बार ये पता चला कि नहीं, इससे हम लोग अगर जाएंगे तो इससे अच्छा हमें मुनाफा मिल सकता है, अच्छा हम लोग काम कर सकते हैं, फिर होती है प्लानिंग, कि इस प्रोजेक्ट को फिर प्लान कैसे करें, इस बिजनेस को कैसे प्लान करें, कैसे इसको एक्चुअली एग्जीक्यूट करें, इसको कैसे रियलिटी बनाएं। तो ग्राउंड में फिर किस तरह से जाएंगे, कहा लैंड, सब 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 पूरी 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 चीजें, कैसे उसको प्रोजेक्ट को खड़ा करेंगे, ये सब चीजें इसमें होती है। और उसमें स्पेशलिस्ट लोग काम करते हैं, आते हैं, और एक टाइम बाउंड एक एक्शन प्लान बनाते हैं। अलग अलग टीम, अलग अलग एक्सपर्टीज होती है, और वो हर हफ्ते इसका रिव्यू लेते हैं। इनफैक्ट हर चीज के लिए उनके पास एक डैशबोर्ड होता है। डैशबोर्ड समझते हैं आप? जो हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो सामने जो होता है वो डैशबोर्ड होता है, जिसमें हमें पता चलता है कि हमें हमारी स्पीड कितनी है, कितना फ्यूल बचा है, ये सब कुछ, कितना डिस्टेंस हम आए और कितना डिस्टेंस आगे जाना है। तो उसी की तरह से कोई भी प्रोजेक्ट का हर चीज का डैशबोर्ड होता है। तो उस तरह से इस डैशबोर्ड के साथ फिर वो अपने काम को अंजाम देते हैं, पूरा करते हैं। तो ये तो हुआ नॉर्मल किसी भी प्रोजेक्ट का एक्शन प्लान इस तरह से करते हैं। लेकिन जब एमकोल की बात है, एमसीएल में हम लोग ये जो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको कुछ बहुत ही बेसिक
प्रिंसिपल्स है, पहले वो समझने पड़ेंगे। तो लोग समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी बिजनेसेस हम लोग कर रहे हैं एमसीएल परिवार में, एमसीएल फैमिली में, ये सभी जो बिजनेस है, ऐसा समझे कि पहली बार हम कर रहे हैं, एक नया सेक्टर हम लोग डेवलप कर रहे हैं। यानी ऐसी बात नहीं है कि किसी ने बायोफ्यूल का नाम नहीं सुना है, किसी ने ऑर्गेनिक फार्मिंग लोग नहीं जानते, लोगों को ये भी पता नहीं कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स क्या होता है। लोग सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है हर चीज के बारे में। लेकिन इस चीज को इतने बड़े स्केल पे करना, इस तरीके से करना, ये अभी तक किसी ने किया नहीं। एक सिंपल, ये मैं नेपियर घास की भी जो बात कर रहा हूँ, नेपियर घास भी कभी किसी ने इतने बड़े क्षेत्र में उगाया नहीं होगा जो आप करने वाले हो। किसी ने ऐसे काटा नहीं होगा जैसे आप काटने वाले हो और कल उससे वो एमकोल से लेके एमसीएनजी तैयार करने वाले हो। दोस्तों हर चीज जो आप अभी इस सेक्टर में करोगे, ना उसके लिए कोई आपको गाइडलाइन मिलेगी मार्केट से, ना कोई वहां एक्सपर्ट बैठा होगा कि वो बोलेगा नहीं मैंने किया है, चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। कोई डिटेल जानकारी वगैरह आपको नहीं मिली, हमें तैयार करना है वो हर चीज। यानी मैं अभी आपको बताऊंगा कि हर चीज नेपियर ग्रास को काटने से लेके कैसे वो एमकोल उसको हम लोग बेचेंगे, इस हर चीज के ऊपर पहली बार हम लोग काम करने वाले हैं। और सिर्फ एमकोल की बात नहीं है, हर चीज के ऊपर आने वाले दिनों में एमसीएल और हम सभी लोग मिलकर जो काम करने वाले हैं, ये दुनिया में पहली बार इस स्किल में ऐसे होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग इतने बड़े लेवल पे नहीं होते, आपको सबको पता है, उसके प्रॉब्लम्स आपको पता है। इको फ्रेंडली लेवल लोग जानते हैं कि थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन पूरी इतनी बड़ी लेवल पे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स तैयार करना और पूरी ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को रिप्लेस करना, ये कोई सोचता ही नहीं है। लोग जानते हैं कि गोबर से पेंट तैयार होता है, लेकिन बड़े स्केल में पेंट तैयार करके उसको बेचना मार्केट में, ये काम एमसीएल कर रहे हैं। तो हर चीज के ऊपर आपको, आप पहली बार कर रहे हैं। और दूसरी बात, हर तहसील, हर चीज नहीं है। आपका एक यूनिक एग्जांपल है, आपकी खुद की एक डिफरेंट, यूनिक, अलग, सबसे अलग ऐसी कहानी है। आप इस पूरे बिजनेसेस में कभी भी किसी तहसील के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। मैं हमेशा बोलता हूं ना कि कार फैक्ट्री मोबाइल की फैक्ट्री नहीं है कि कहीं भी आप लगाओ वैसे ही रहेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ मेरे गांव में जो चावल होगा, गेहूं होगा, दाल होगी, वो आपके यहाँ अलग होगी। वैसे ही इस सेक्टर में हम लोग जब अभी काम करने निकले हैं, तो आपके तहसील में कुछ बहुत स्ट्रेंथ हो सकती है, ताकत हो सकती है, और कुछ वीकनेसेस हो सकती है। कुछ चीजें आपके यहाँ करने में चुनौतियां हो सकती है और किसी दूसरी तहसील में करने में बहुत आसान से हो सकता है। तो हमेशा ऐसा समझिए कि आपका तालुका, आप जिस तरह से बिजनेस करने वाले हो आने वाले दिनों में, आपकी एक अलग कहानी होने वाली है, आपका अलग एक्सपीरियंस होने वाला है। और आपकी इसी यूनिक की वजह से आपका जो एग्जीक्यूशन भी है वो भी यूनिक होने वाला है। क्योंकि हर तालुका में एमआईडीसी है, वहां इंडस्ट्रियल सेंटर है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अभी देखा ना हमने, जब हम लोग ये शुरुआत करते हैं तो मेरे तहसील में क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये भी देखोगे आप तो कोई तहसील ऐसे होगी उनके पास कितना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और कुछ तहसील तो ऐसे कि जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से हर तहसील में अभी हमने जो इस एमकोल प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन का काम करना, वो भी एक अलग तरीके से और यूनिक तरीके से हम लोग करने होते हैं। तो ये बिजनेस साइकिल जो है, अभी हमारा क्या फोकस है कि हमें प्रोडक्ट तैयार करना है, उसको बेचना है और प्रॉफिट कमाना है। अभी ये जो हमारा आज का फोकस है ना, अभी इस फोकस में भी हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें वो पहले समझनी होगी इसके आगे बिजनेस करने के लिए। सबसे पहले ये समझना होगा कि अभी हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं आज के तारीख में और आने वाले दिनों में भी, ये प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट के ऊपर के जिस कॉस्ट पे हम लोग उसको बेचे, उस पे उसके ऊपर मर्यादा है। ये बहुत फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट है, ये दूध की तरह है, हर दिन लगने वाला है दूध। ये पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये ऐसी चीज है कि बार बार लोगों को लगेगी, और उसकी ऊपर की जो जो मार्केट प्राइस है उसके ऊपर ही हमको बेचना पड़ेगा। हमने कितना भी बेहतर, कितना भी अच्छा दुनिया को बचाने वाला भी कोयला बनाया, तो इसका मतलब हम लोग ये जो नॉर्मल कोयला उसे 2 गुना 3 गुना नहीं बेच सकते। फॉरगेट 2 गुना 3 गुना, लेकिन नॉर्मल कोयले से 1-2 रुपया भी हमने ज्यादा किया तो हम उसको नहीं बेच सकते। यानी कहीं पेट्रोल डीजल अगर 1 रुपया भी सस्ता है तो आप वहां जाते हैं 2-3 किलोमीटर उसको भरवाने, डलवाने। ये एग्जाम्पल आपके सामने है। रिलायंस ने भारत में 17,000 पेट्रोल
पंप शुरू किए थे, 17,000। लेकिन वहां ये पेट्रोल डीजल के जो दर थे, वो दाम थे, वो 3-4 रुपए से अधिक थे। लोग नहीं गए। अगर 3-4 रुपए अधिक अगर पेट्रोल डीजल वहां, तब उन्होंने मार्केटिंग भी की थी कि हमारा पेट्रोल सबसे अच्छा है, हमारा डीजल सबसे अच्छा है, लेकिन फिर भी लोग नहीं जाएंगे। अगर आपके पास मर्सिडीज है फिर भी आप नहीं जाएंगे वहां डलवाने के लिए। ये उस प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं हम, मोबाइल में नहीं है। यानी 5,000 का भी मोबाइल है, 1.5 लाख का भी मोबाइल है, आप अपने तरीके से वो मोबाइल लीजिए। हमारा वो सेक्टर है कि जहां ऊपर जो जिस रेट पे हम लोग माल बेचे उसमें मर्यादा है। तो हमें किस तरह के काम करना पड़ेगा, तो हमें इस डी मार्ट जैसे काम करना पड़ेगा। डी मार्ट जब आए तो बिग बाजार वॉज बिग ब्रांड। रिलायंस मार्ट उस बाद में शुरू हुई, सबसे सस्ता, सबसे, अब अगर आपको याद होगा, सबसे अच्छा, सबसे सस्ता, या सबसे सबसे सस्ता मंगलवार, सबसे सस्ता बुधवार, ऐसे बहुत सारे ऐड बिग बाजार करती थी, और इतना सब कुछ उन्होंने किया, और पूरा नाम था बिग बाजार। डी मार्ट जब आई, डी मार्ट ने देखा कि किस तरह, देखो बेचना वही गेहूं, वही दाल है, और उसको सबसे सस्ते में कौन दे सकता है वो देखना है। तो डी मार्ट ने देखा कि किस तरह मैं अपना बिजनेस करूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा कम दाम में कस्टमर को वही चीज दूं, वही दाल, वही चावल, वही गेहूं, लेकिन कैसे मैं सस्ते में दूं। तो डी मार्ट क्या करती है, डी मार्ट कभी भी जब उनका दुकान होता है या ये स्टोर होता है, डीमार्ट कभी भी ऐसे जगह पे करती ही नहीं चालू जहां वहां के जमीन के दाम बहुत महंगे हैं। अगर रेंट भी करना है तो रेंट जहां ज्यादा हो डीमार्ट वहां नहीं जाती। डीमार्ट वहां फालतू पैसे पे नहीं, बिल्कुल पैसे बचाती है। डीमार्ट का अगर आप स्ट्रक्चर भी देखोगे तो डीमार्ट का स्ट्रक्चर आपको ऐसा नजर आएगा। बिग बाजार में कैसा था, कांच की सब बिल्डिंग, कांच का वो पूरा मॉल जैसे, कभी ग्राउंड+2 ग्राउंड+1 ऐसे था वो। डीमार्ट तो एक सिंगल होता है, सिंपल, कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट भी कम। डीमार्ट शहर के एकदम बीचों बीच नहीं, थोड़ा सा आजू बाजू होता है जहां बाकी रेंट कम हो। डीमार्ट में कभी भी बहुत ज्यादा ऐसी फ्लैशी लाइट आपको नहीं दिखेगी, साइनेज लगाया है ऐसा कुछ क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं। हर जगह पे डीमार्ट ये सोचती है कि किस तरह से मैं पैसे पैसे कम करूं, कैसे अपना खर्चा कम करूं, तो मैं ज्यादा प्रॉफिट रख सकूं, और वही मैं अपने कस्टमर्स को दूं। यहां तक कि डीमार्ट ये भी सोचती है कि मुझे जो गेहूं दाल जो देनी है कस्टमर को, और जो मेरा सप्लायर है, तो मैं अगर सप्लायर के पास जो, तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन कम पड़ेगा क्या, मैं सप्लायर से थोड़ा सा ज्यादा लेके रखूं तो मेरा कम रखेगा, या लॉजिस्टिक की जरूरत नहीं ये लेने की, वो अपने पास रखे तो मेरा वो पैसा बच जाएगा। हर चीज में डिमांड देखती है। अगर आप उसको डिटेल में पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा। हमें काम इस तरीके से करना है, हमें काम इस तरीके से करना है कि कोयले का, अगर कोयले को तैयार करना और बेचना है तो किस तरह से कम से कम से कम से कम दाम में हम लोग तैयार करें। ये आपकी कंपनी है, आपकी बैलेंस शीट है, आपके सब खर्चे और प्रॉफिट्स होने वाले हैं। जो भी पैसा आज आप कम करोगे, यानी खर्चा कम करोगे, वो सभी आपके प्रॉफिट में तब्दील होने वाले। जो भी पैसा आप आज बचाओगे ना, जितने कम कॉस्ट में आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग करोगे, लोगों को बेचेंगे, उतना प्रॉफिट आपका ज्यादा होगा इसमें। दोस्तों, ये जो पहला प्रोजेक्ट है ना, ये बहुत 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 जबरदस्त ऐसी आपकी लर्निंग, ऐसी आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। आपको अंदाजा नहीं है। आप मत समझिए कि ये सिर्फ मुझे प्रोजेक्ट जल्द से लगाना, पैसा कमाना है, वो तो ठीक है। आप ऐसा समझिए कि मैं अभी स्कूल कॉलेज में हूँ और मुझे बहुत कुछ सीखना है। अगर आप पहली जगह पे जाते हो और आपको दिखाई देता है कि बहुत जबरदस्त लोकेशन, अच्छा लोकेशन है जहां मैं काम कर सकता हूं, आप मोटरसाइकिल लीजिए, पूरे तालुका में घूमिए, पूरे तालुका में देखिए कौन कौन से तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। पूरे तालुका में देखिए कि लोग जो ओनर है उनसे बात कीजिए कि मैं अगर ये आगे जाके मुझे प्रोजेक्ट्स लगाने हैं तो किस तरह से लोग बात करते हैं, क्या उनकी अपेक्षा होती है, किस तरह से एग्रीमेंट किए जा सकते हैं। एक ही जगह पर मिलकर रुकिए मत, जाइए अपनी गाड़ी निकालिए और घूमिए उस चीज को। जितना ज्यादा आप घूमोगे, जितना ज्यादा समझोगे, उतने एक्सपर्ट हो जाओगे बिजनेस हर चीज में। आज लोकेशन की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन बहुत सारी चीजें आने वाली है। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस स्कूल है। आप दुनिया में कहीं भी जाओ, आप यहाँ भारत के जो IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वहां से लेके अमेरिका में बहुत हाई फाई नंबर 1 ऐसे इंस्टीट्यूट है।
ये कुछ भी नहीं इनके सामने। ये जो ट्रेनिंग अभी आपकी होगी ना, वो कुछ भी नहीं है। ऐसी जबरदस्त ट्रेनिंग आपकी हो सकती है। ये दोनों नाम जो मैं हमेशा आपको बोलता हूं, ये धीरूभाई अंबानी साहब और दमानी साहब, आपको सुन के आश्चर्य होगा। इन लोगों ने कमाने के लिए उन्होंने पढ़ाई अपनी पूरी नहीं की थी। अब पढ़िए ना, आपको पता चले। ये डिमांड का मैं एग्जाम्पल देता हूँ, पढ़िए उन्होंने कब पढ़ाई छोड़ी और गए, और क्यों गए। क्यों धीरूभाई अंबानी साहब ने बहुत जल्दी जाके वहां नौकरी की, क्योंकि पैसे कमाने के लिए उन्होंने किया। लेकिन ये बाद में जो बिजनेस में वो लोग गए, जिस तरीके से दिल लगाकर उन्होंने काम किया, वैसे काम वो कोई इंस्टीट्यूट आपको नहीं सिखाएगा। और एक बार वो करने के बाद फिर आप उस लेवल पे जाओगे ना कि आप बहुत बेहतर बिजनेस करोगे लोगों से। और दूसरा एक बात है कि पहला प्रोजेक्ट जो है ना, वो पहला प्रोजेक्ट उसको हर तरीका समझना बहुत जरूरी है। अभी हमने देखा कि दमानी साहब 8,000 करोड़ रुपए उनके जेब में थे, फिर भी जाके वो उन्होंने 1.5 साल मैनेजर की तरह काम किया। फुल शटर खोलने से बंद करने तक उन्होंने काम किया दिन भर, 1.5 साल। तब उनको पता चला नहीं सब बातें। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैकडोनाल्ड की 38,000 दुकानें, 38,000 स्टोर है मैकडोनाल्ड्स। 100 में से ज्यादा देशों में उनका बिजनेस है। लेकिन जो पहला उनका स्टोर था ना, उस पर पूरा काम किया उन लोगों ने। फिर से एक बार मैं कहूंगा कि आप जाओ और मूवी देखो, फाउंडर, द फाउंडर करके एक मूवी है, जिसमें बताया कि कैसे पहले प्रोजेक्ट पे वो काम करते, तब जाके बनती है 38,000 स्टोर्स। तो अभी हमारा जो एमकोल का एक्शन प्लान है वो कैसे है, तो समझिए। सबसे पहले ये लोकेशन फाइनल करना है, लोकेशन की गाइडलाइंस। अभी जिन्होंने हमको पूछा है, जिन्होंने मेल किया, उन सबको अभी ये गाइडलाइंस हमने दी है कि इतनी जगह चाहिए, इतना शेड चाहिए, ये सब कुछ। लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो आपको चाहिए हो गाइडलाइंस, तो आप सीनियर बीडीए से उनको पूछिए, एमसीएल ऑफिस से पूछिए। अगर आपको नहीं मिलता उसमें, तो फॉलो कीजिए खुद से, आदत डालिए फॉलो की। अगर कोई आपको टाइम पे कुछ नहीं देता है तो खुद से फोन कीजिए और खुद से उनके पीछे लग के और लीजिए। आदत डालिए इसकी। भारत में ऐसे वेंडर्स है, यानी आने वाले दिनों को में क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। क्या आने वाले दिनों में हो सकता है कि एक वेंडर है और जिसको आपने प्रॉपर वर्क ऑर्डर दी है, पूरे पैसे दिए हैं, जो कुछ है वो, और वो कहता है मैं 15 दिन में आपका काम करवा के दूंगा, या 15 दिन में वो डिलीवरी दूंगा। अगर आप उसको फोन नहीं करेंगे ना, तो 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना भी लगा सकते। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो 15 दिन में आपको डिलीवर करेंगे। लेकिन भारत में जैसी परिस्थिति है, वो आपको करना पड़ेगा। आपको हर 2-3 दिन के बाद उसको रिमाइंड करना पड़ेगा कि बाबा हुआ कि नहीं, कब हुआ, कैसे क्या। उसको समझाना पड़ेगा कि तुझे आना है 15 दिन के बाद। लेकिन हो सकता है कि वो 15 दिन का काम कैसे 10 दिन में, 12 दिन में करूं, ये ट्रेनिंग है। लोकेशन में शेड कितना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, अभी तो जो दिया है उस तरीके से आप ढूंढो। लेकिन करने के बाद आपको पता चलेगा कि मैं इलेक्ट्रिसिटी क्यों ज्यादा बोल रहा हूं, क्या होता है टोरिफिकेशन, जिसकी वजह से हमें वो वर्ल्ड क्लास कोयला तैयार करना है। और इंपॉर्टेंट नेपियर घास की फार्मिंग अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों शुरुआत की हमने इस एमकोल की, जो बहुत जल्दी बहुत फास्ट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए कि जो हमने उनको प्रोमिस किए वो हम लोग रखें, जल्द से जल्द वो नेपियर घास तैयार करें और हम उनका माल लें, ताकि अच्छे इनकम में हमको दे पाए। तो इसका क्या रूल है, क्योंकि एक बार उन्होंने लगाया घास, ये नेपियर घास, तो हम 3 महीने बाद वो फसल तैयार होने वाली है पहली। और हमारी पूरी व्यवस्था, यानी हम तैयारी चाहिए उनकी फसल लेने की। तो रूल तो ये है कि जब आपकी प्लांट एंड मशीनरी आएगी साइट पे, इमीडिएटली आप चालू करो फार्मिंग प्रमोशन का। ये लोकेशन होने के बाद जब प्लांट एंड मशीन आएंगे, आप चालू करो, ताकि जब तक उनकी पहली फसल आएगी हम पूरी तरह से तैयार रहेंगे उनका माल लेने के लिए। और कितना रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल आपको ये भी समझना पड़ेगा कि 100 हेक्टेयर हर दिन का माल हमें चाहिए, तो कितनी जमीन लगेगी वो भी हमको देखना पड़ेगा। हमको ये भी देखना पड़ेगा कि कितने दूर से वो माल आएगा। अगर मैं फैक्ट्री यहां लगा रहा हूं, फाइनल कर रहा हूं, तो कितनी दूर से माल आएगा। क्योंकि बहुत दूर से अगर आए और बहुत ज्यादा खर्चा अगर उसके ट्रांसपोर्टेशन में ही हो गए, तो किस तरह से हम लोग फिर पैसा कमाएंगे उसमें। बहुत ज्यादा खर्चा अगर उसमें ही
वो ट्रक जो कुछ रहेंगे उसमें आएगा। तो किस तरह से फिजिबिलिटी आएगी, क्योंकि ऊपर तो आपको जैसे मैंने कहा कोयला जो बेचना है उसके ऊपर की एक लिमिट है, तो इसीलिए 7-8 किलोमीटर का रेडियस का टारगेट रखिए। और अगर वहां आजू बाजू खेती नहीं हो रही है जो कुछ है, फिर आपको प्रमोशन करना है, या जहां हमने अभी अच्छी तरह से प्रमोशन किया वहां हमें एक लोकेशन ढूंढना है, ऐसे सभी तरह के आपको ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। हमारे यहाँ किसान कौन सी टाइम में ये खेती करते हैं और कौन सी टाइम में फिर उनकी पहली फसल होगी तब मुझे तैयार होना है। अभी मध्य प्रदेश से कुछ मेल मुझे आया, उन्होंने बोला है कि अक्टूबर में वहां के किसान खेती करना चालू करते। तो हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि ताकि अक्टूबर एंड तक हम लोग ये चालू करें, ऐसे सुझाव उन्होंने दिया है। और डेफिनेटली हम लोग कोशिश करेंगे कि किस तरह इस 1-1.5 महीने में ये सब काम करके उनको बोले कि आप अभी लगा। इसके अलावा कटिंग, ये जो घास है उसकी कटिंग कैसे करेंगे, यानी आपने अगर वो वीडियो देखा है ना कि ऐसा ट्रक जाता है बड़ा और अपने आप सब कट होता है और वो सब स्ट्रेडिंग पीछे आती है नेपियर ग्रास की। दोस्तों हो सकता है कि ये हमारे देश में, हमारे गांव में, हमारे तहसील में पॉसिबल ना हो, फिजिबल ना हो, तो किस तरह से मैं हम लोग काटेंगे। अभी ये कटर है उससे ये बेहतर होगा क्या, या मशीनरी जो ट्रक है वो अच्छी रहेगी, फिजिबिलिटी क्या होगी, कितना खर्चा होगा उसके साथ और इसके साथ, हर चीज के ऊपर डिटेल में काम करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ अगर 4-5-10 लोग लगेंगे, 7-8 लोग लगेंगे, वहां पूरी ये लगेगी, तो कितना खर्चा आता है, कितना मैं बचा सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, ये सोचना होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट ये ड्राइंग, जो जो घास हम लोग तैयार कर रहे हैं, हम सबको पता है कुदरत ने, ईश्वर ने ये घास हमारे जो जानवर है उनके खाने के लिए तैयार की, नेपियर ग्रास। अब खाने के लिए तैयार किया इसलिए कुदरत ने इसमें 60-65-70%, 75% तक उसमें पानी रखा है ताकि वो अच्छी तरह से खा पाए। लेकिन आज की तारीख में सभी जो बायोमास के प्लांट अगर आप जाके देखो, आई एम श्योर आपने देखा भी होगा, किस पे रहते हैं वो बायोमास प्लांट, तो सूखे हुए एग्रीकल्चर वेस्ट के ऊपर। यानी पानी लगता ही नहीं इसको, अगर आपको वो काम करना है तो सूखा वो बायोमास लगता है। तो आपने देखा होगा कि मूंगफली का जो छिलका का वो जो पूरा वेस्ट है उसका वेस्ट है, या नारियल का वेस्ट है, राइस का वेस्ट है, तो सूखे वेस्ट में पूरा बिजनेस हो रहा है। और हमारे यहाँ तो नेपियर ग्रास में 60-65-70% पानी है, 75% पानी है, तो सुखाएंगे कैसा उसको। और अगर आप वो सोचेंगे इंटरनेशनल लेवल पे तो जर्मनी में बहुत बड़े बड़े मशीन दिखेंगे आप सुखाने के लिए, लेकिन वो अगर मशीन रखेंगे हम लोग और इतनी इलेक्ट्रिसिटी अगर कंज्यूम होगी तो कैसे वो फिजिबिलिटी आएगी उसको। तो ये सब सोचना है हमें। एक्शन प्लान में ये होगा कि क्या हम अपने कुछ किसानों के यहाँ 2-3 दिन रख के सुखा के फिर लेके आएंगे, क्योंकि पैसा तो हमें देना है वो उस सॉलिड कंटेंट के ऊपर, उसकी चिंता मत कीजिए। काटने वक्त के वक्त जितना पैसा मिलेगा उतना ही हम लोग रखने वाले होंगे, उसमें कुछ कम नहीं होगा। अगर आपको याद होगा तो मैंने बहुत पहले में बोलता था 3,000 रुपए टन ऑन सॉलिड कंटेंट, और अभी जब 1 रुपए से हम लोग खरीद रहे हैं तो उसमें हम लोग कंसिडर करते हैं कि 70% पानी और 30% उसमें सॉलिड कंटेंट हो। इसके अलावा आपको अपनी जगह पे फैक्ट्री के ऊपर ऐसी जगह रखनी पड़ेगी जहां प्री प्रोसेसिंग करना है। ये प्री प्रोसेसिंग किसी एमवीपी के लोकेशन पर नहीं होगा तो हमारे फैक्ट्री में होगा, तो वो भी कैसे होगा वो भी आपको देखना है, उसकी अरेंजमेंट वो देखनी है। और आपको ये समझना है कि हम आपके फैक्ट्री में 100 टन हर दिन रॉ मटेरियल आने वाला है, 100 टन ये पूरा घास, ये नेपियर घास एक जगह पे आने वाला है, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे अपने, कैसे वो सब रखेंगे, ये सब हमें देखना होगा। इसके अलावा जो फिनिश प्रोडक्ट भी है, हर दिन 30 टन कोयला तैयार करेंगे, और जरूरी नहीं कि हर दिन कोयला यानी आप ऐसे तैयार करो ऐसे निकल जाए, हो सकता है कि 2-3-4-5 दिन एक जगह पे रखना पड़ेगा वो, तब जाके एक ही इसमें वो चला जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, कोई भी परिस्थिति हो सकती है। तो फिर ऐसा होने के बाद अगर 2 दिन 3 दिन अगर कोई कोयला हमें रखना है तो किस तरह से उसकी अरेंजमेंट करें, ये भी जरूरी है। दोस्तों ये भी समझना है कि इस कोयले को क्या हम लोग पैकेजिंग कर सकते हैं क्या। अभी तक जो भी कोयला आपने देखा होगा, हमने जो देखा है ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम, कोयला इतनी बड़ी लेवल में पूरी दुनिया में लगता है, पैकेजिंग वगैरह उसमें ज्यादा कोई जाता नहीं। लोग तो पूरे बड़े बड़े जहाज भर के कोयला देते हैं, आप रेलवे गाड़ी देखो तो रेलवे के पूरे कोच भर के वो सब कोयला रहता है,
और उस तरह से उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। लेकिन हमारा जब कोयला जा रहा है वो स्पेशल कोयला है, आपको पता है, दुनिया बचाने वाला कोयला है, तो क्या उसकी पैकेजिंग कर सकते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट हमें देखनी पड़ेगी कि अगर उसकी कॉस्ट ज्यादा हो रही तो हम लोग ये नहीं करते, फिजिबल ही नहीं होगा। लेकिन कौन सा ऐसा सिंपल फिजिबल कॉस्ट हो सकती है कि जिससे हमारी ब्रांडिंग अलग हो और पूरी दुनिया में एक बड़ी कंपनी करके हम लोग सामने आ सकते हैं। इसके अलावा आपके हर तहसील में आपकी कंपनी का नाम है, आपने कंपनी के लिए इतनी मेहनत की है, लोग जानते हैं, लोग लोग राह देख रहे हैं कि अभी आप क्या करेंगे। तो हो सकता है कि ऐसी कुछ पैकेजिंग की व्यवस्था करें, कुछ बड़े बड़े से गोन गोन हो सकती है, या आपके दिमाग से कुछ सोल्यूशन अच्छे निकल सकते हैं कि जहां एक जगह पे आपके कंपनी का लोगो, एक जगह पे एमसीएल एमसीएल होना चाहिए, क्योंकि दुनिया को पता चलना चाहिए कि ये सब एक फैमिली से तैयार हो रहा है, एक परिवार इसको बना रहा है, फिर कोई आपको ये सामने कुछ कंपटीशन का वगैरह नाटक नहीं करेगा। तो लेकिन इस पैकेजिंग और ये ब्रांडिंग का जो काम है, इसमें क्या बेहतर कर सकते हैं, ऐसा भी हम सोचते हैं, और ये भी प्लान है, एक्शन प्लान का। इसके अलावा दोस्तों, ये फैक्ट्री का जो लुक है ना, उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। आज की तारीख में ये बायोमास की ब्रिकेट की फैक्ट्री कैसी होती है, उनको कुछ पता नहीं कैसी दिखती है फैक्ट्री। ये सभी फैक्ट्री यानी कचरे का मैनेजमेंट की फैक्ट्री है ना, वैसी ही होती है। और एक्चुअली वो कचरे को ही मैनेज कर रही है ना। क्या रॉ मटेरियल आता है वो वहां, अगर पूछोगे आप तो बोलेंगे एग्रीकल्चर वेस्ट, सिंपल। तो जैसे कोई भी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी होती है ना, सेम तरह की फैक्ट्री आज की तारीख में आपको दिखाई देगी। लेकिन वैसा हमें नहीं करना है, आपको एक प्रॉपरली जबरदस्त अच्छी दिखने वाली फैक्ट्री उसको तैयार करना है। तो आपको देखना पड़ेगा कि मैंने ये लोकेशन जो फाइनल किया है, तो कैसे ज्यादा से ज्यादा मैं वहां पौधे लगाऊं, कैसे खूबसूरत दिखने के लिए कौन सी बेल वगैरह होती है, या पेड़ हो सकते हैं, या अच्छा जिससे देख सकता है, टॉयलेट्स कैसे मैं साफ रखूं। ये सिंपल सिंपल चीजें हैं। मेरा घर, मेरा ये मंदिर है, जो एमकोल की फैक्ट्री ने हमारे मंदिर है सब, तो कैसे मैं उसको स्वच्छ रखूं, अच्छा रखूं, कैसे बेहतर दिखेगा। और जितने ज्यादा, आप सबको पता है कि जितने ज्यादा पेड़, जितनी ज्यादा ग्रीनरी हो, उतना वो अच्छा दिखता है प्लांट। तो उस पर आपको काम करना होगा, उसको आपको काम करना होगा इसके ऊपर कि 100 टन माल जब लेके आएगी तो कौन सा ट्रक आएगा, ट्रैक्टर आएगा, बैलगाड़ी आएगी, कितनी आएगी, कहाँ से आएगी, और फिर जब आएगी तो कैसे घूमेगी, कैसे मैं उतारूंगा, इस सब चीजों का भी प्लान करना पड़ेगा। वे ब्रिज, सबको मैंने कहा कि एक वे ब्रिज हमको कंपलसरी है, वजन काटा होना चाहिए वहां, क्योंकि जब वो माल आएगा तो वहां एक रिसिप्ट बनेगी। वहां जो सिक्योरिटी केबिन होती है, वो सिक्योरिटी केबिन इसी के लिए है, ना सिर्फ सिक्योरिटी के लिए, लेकिन रिसिप्ट तैयार करने के लिए कि आज इतना माल इस गांव से इसका आया, इतना टन है, और ये उनकी रिसिप्ट है। इसके अलावा जब माल जाएगा तभी ये रिसिप्ट बनेगी। तो जब अब आपने काटा वहां फार्म में, खेतों में, वो एक बात है, और जब वो माल आया, ये दोनों रिसिप्ट हम लोग मैच करेंगे, और ये रिकॉर्ड कीपिंग के लिए बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। और जब ये प्लांट चालू होगा तब आप हर एक चीज को समझेंगे, क्योंकि खुद हाथों से करो तो समझोगे। आपके होने के बाद, घास आने के बाद क्या होता है, पहली स्टेप, दूसरी स्टेप और तीसरी स्टेप, तो शुरू होने के बाद की बात है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात है कि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज रखना पड़ेगा। बैकग्राउंड की जरूरत नहीं, आप इंजीनियर होने चाहिए, टेक्निकल बैकग्राउंड होने चाहिए, ऐसा कुछ जरूरत नहीं आपको। आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है तो भी चलेगा। आपको इतना तो समझना है कि नहीं कि मेरे खेतों में जो चावल आता है वो बासमती आता है, या इंद्रायणी आता है, या और कुछ आता है। वैसे ही मेरा जो कोयला है, मेरा कोयला ये जलने के बाद आपको इतनी ऊर्जा देगा, यानी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी, वो तो समझ, वो तो आपको याद रखना पड़ेगा, वो तो समझना पड़ेगा। दूसरा, मेरा ये कोयला जलाने के बाद इतनी राख ऐश तैयार होती है, वो तो समझना पड़ेगा, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। और तीसरा, उसमें मॉइस्चर कितना है, मॉइस्चर और सल्फर, ये आई मीन ये दो चार चीजें ऐसी है ना कि जो कंपलसरी आपको समझेगी भी, मैं भी आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा। प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन हम लोग बनाएंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, प्रोडक्ट के ब्रोशर शेयर करूंगा। लेकिन ये जानकारी होनी जरूरी है, आप ऐसा मत सोचिए आप एकदम तीसरी चौथी पास भी है, कुछ स्कूल पढ़े भी नहीं है कभी आप जिंदगी में, तो भी चलेगा। लेकिन मैं अपने फैक्ट्री में क्या बनाता हूं, ये रखना बहुत जरूरी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी कोई प्रोडक्ट आप तैयार करोगे ना, तो उसको सेल करने की, बेचने की कोशिश करो। आपको लगेगा कि एमको तो इतने बड़े स्केल में हमें तैयार करो, इतने बड़े स्केल में हमें बेचना है। हाँ बराबर है,
आपकी मेरी हम सबकी जिम्मेदारी, हम मिलके उसको करेंगे। लेकिन करिए, ये बिजनेसमैन बनने का सबसे 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 इंपॉर्टेंट चीज है ये। आपको टेक्निकल कुछ नहीं समझा तो भी चलेगा, लेकिन बेचना आना चाहिए। आज जिस एमकोल की आप बात कर रहे हैं ना, आपके आजू बाजू जितने भी लोग, जितने भी कॉन्टेक्ट में है, जो एनटीपीसी में काम करते हैं, कोई इंजीनियर है, कोई कोयले की फैक्ट्री में, कुछ भी, जो आपके तहसील से हो, बाहर से हो, कुछ भी हो, ऐसे लोगों से जाके मिलिए, बताइए उनको अपने कोयले के बारे में। बताओ कि ऐसे हम लोग आपको सप्लाई कर सकते हैं, और आपका पूरा ग्लोबल वार्मिंग से लेकर जो कुछ चीजें वो बताइए, सेल करने की कोशिश कीजिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि सिर्फ कोयले की बात नहीं है, आने वाले दिनों में तहसील में कितनी सारी चीजें बेचनी है हमको। यानी सुबह से खाने का ब्रेड से लेके, यानी खाने की तो बहुत सारी चीजें, पहनने का वस्त्र से लेके, टूथब्रश से लेके, आपकी चप्पल से लेके, सब कुछ चीजें बेचते हैं ना हमको। तो जब आप ये चीज करने लगोगे, और मैं चाहता हूं कि आप करें, बात करें, टीम को लगाओ इस एमकोल के ऊपर। पूरी ये जो पहला प्रोजेक्ट है उसको इस तरीके से करो कि जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, और एकदम एक्सपर्ट बन के बाहर निकलो। समझो कस्टमर को क्या चाहिए, क्या लगता है कस्टमर्स को, उनको, उन्होंने एक बहुत बड़ा थर्मल प्लांट लगाया है, तो क्या चाहिए होता है उनको, जो हम सॉल्व कर सकते हैं। इतनी राख निकलती है, इतना धुआं होता है, क्या कर सकता है हमको, जाओ बात करो उनसे, मैक्सिमम, और पूरी कोशिश करो वो बेचने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अहम है। ये आपको बिजनेस में, मुझे मैनेजर नहीं बनाने, आप समझिए, आप मैनेजर नहीं हो, आप बिजनेस करना। मैं एक बार फिर से बिजनेस की आपको व्याख्या बताता हूं, क्या है बिजनेस। बिजनेस करना यानी ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना, जिस व्यवस्था से आप अगर एक साल भी, कल अगर आप अपने बीवी बच्चों, अपनी सब पूरे परिवार को लेके एक साल तक भी चारों धाम घूम रहे हो, भारत में जा रहे हो, पूरी तरह से घूम रहे हो, फिर भी यह बिजनेस चालू होना चाहिए, वो है बिजनेस। आप वहां जाके बैठना, आप ही सब कुछ काम करना, ये बिजनेस नहीं है। आपको मैनेजर नहीं बनना है। ये चीजें समझनी पड़ेगी आपको, ये पहले 3-4 साल जो इंपॉर्टेंट है ना, ये समझने पड़े, तब जाके आप उस लेवल तक पहुंचोगे। और मैं चाहता हूं ये हो, मैं चाहता हूं आपको समझे कि कस्टमर को क्या लगता है, आपको समझे कि कस्टमर की सर्विस कैसी देनी चाहिए। अगर मैं किसी चीज को कोयला सप्लाई करता हूं, तो क्या क्या चीजें वो मांगते हैं, क्या डिलीवरी मांगते हैं, क्या बाकी की चीजें लगती है उनको, ये जितना अच्छी तरह से आप समझोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझेगा कि किस तरह से मैं अपनी कंपनी को और बेहतर बना सकता हूँ, कि वो जो सामने वाला कस्टमर है, उनको फिर आपकी कंपनी की सिवा कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और आज तो सिर्फ आप कोयले से शुरुआत कर रहे हैं ना, कल आपको पता नहीं आप क्या क्या बेचने वाले हो, है कि नहीं। और ये सब आपको करना है, एक टाइम बाउंड एक्शन प्लान बनाना है। अगर आज से आगे के 6 महीने के बाद मेरी फैक्ट्री पूरी अप रनिंग, 6 महीने के पहले ही, शायद 5-6 महीने के बाद ही, जहां माल आ रहा है, रॉ मटेरियल, मैं उसको तैयार कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, मेरी ब्रांड, ये पूरी जो है तैयारी, इसके लिए प्रॉपर एक्शन प्लान बनाइए, प्रैक्टिकल एक्शन प्लान बनाइए। और फिर से मैं बोलता हूं कि आपको कोई भी टेक्निकल बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, आपको इंजीनियर होने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है, कॉमन सेंस की बात है ये। मैं यहाँ जो फैक्ट्री निकालूंगा, अभी देखिए, मैं कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी आए हैं। मैं एक एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूँ कि दो ऐसी जगह है, दो ऐसे तालुके से मुझे रिस्पॉन्स है कि उनके तालुके में बिल्कुल कोई फैक्ट्री वैक्ट्री कुछ भी नहीं है। तो एक हमारे एंटरप्रेन्योर ने फिर देखा कि एक कोई बंद पड़ा हुआ वो कॉलेज है, वो शुरू हुआ कि नहीं बंद पड़ा मुझे पता नहीं, लेकिन पुरानी ऐसी बिल्डिंग है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि ये कर सकते हैं क्या इसमें, मतलब क्यों नहीं, वो भी हम लोग देखेंगे, उससे कुछ नहीं। दूसरी जगह पे ऐसी व्यवस्था है कि जहां मंगल कार्यालय है, यानी फैक्ट्री फैक्ट्री तो मंगल कार्यालय के ले सकते क्या, दोस्तों ले सकते हैं ना। ये आउट ऑफ द बॉक्स, यही तो सोचना है, यही तो एक्शन प्लान है। कि मुझे अगर 100 टन माल हर दिन तैयार करना है, और उसको लेके उसको प्रोसेस करके कोयला बनाना है, तो कौन सी छोटी चीजें, में कौन सा गांव है आजू बाजू, कहाँ फैक्ट्री होगी, कहाँ सब कुछ होगा, ये इसके ऊपर आप खुद और आपकी टीम मिलकर काम करें। अपने घर में कोई इवेंट होता है, किसी की शादी होती है, तो थोड़ी बाहर से कोई एक्सपर्ट आता है और आपको काम कर, हमको हमें ही करना पड़ता है ना। पुराना घर हो गया, उसको कलर पेंट करना है, थोड़ा बहुत इधर उधर करना है, तो हम लोग को करना पड़ता है। ओके। और कई सारे चैलेंजेस आपको नजर आएंगे,
कई सारी चीजें, कई सारी परेशानी नजर आएगी, परेशानी नहीं, चुनौतियां नजर आएंगी जिसके सोल्यूशन आपको ढूंढने, और ये जबरदस्त ट्रेनिंग कर देंगे आपको। ये सभी चुनौतियां आपको सिर्फ और सिर्फ बेहतर बनाने के लिए, ये आप समझिए पहली बात। जब आप इसके ऊपर काम करोगे ना तो आपको बहुत बेहतर 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 पता चलेगा। अभी लैंड के एग्रीमेंट के में मैंने ऐसा सजेस्ट किया है कि आप लैंड के एग्रीमेंट के साथ उनके साथ ऐसी बात कीजिए कि जब तक मुझे, यानी 1 साल पहले वो कम से कम मिनिमम आपसे वो किराया ले, एकदम मिनिमम, और जब फैक्ट्री चालू हो तो बढ़ाए वो। अभी बैंक से जब पैसे लेते हैं हम लोग, तो बैंक पहले 1, 1.5, 2 साल मोरेटोरियम देती है कि नहीं? जब तक आपकी फैक्ट्री या बिजनेस चालू नहीं होता तो बैंक बोलते हैं हमें कुछ ईएमआई मत दीजिए। लेकिन ऐसा मत, इसका मतलब ये नहीं कि 1 साल 1.5 साल का वो ब्याज नहीं लेती, इंटरेस्ट नहीं लेती है आगे की ईएमआई। ऐसा कुछ कर सकते हैं। हर चीज में आप बेहतर बनिए। आप थोड़ा सा देखिए कि कैसे मैं 2 पैसे बचा सकता हूँ, इस चीज को बेहतर बना सकता हूँ। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपकी पढ़ाई होगी, आप बहुत एक्सपर्ट हो गए, क्योंकि एक बात समझिए, हमारी हर चीज मॉड्यूलर है। हमने देखा ना कि एमसीएनजी प्रोजेक्ट में एक मॉडल बनाया हमने 10 टन। अगर नॉर्थ ईस्ट में एक ही जगह पे 10 से 10 अगर मॉडल नहीं रहते तो एक मॉडल रखेंगे हम लोग, 10 टन का माल लेंगे, और जैसे जैसे जगह है वैसा हम लोग करेंगे। वैसे एमकोल का होने वाला है। एमकोल का प्रोजेक्ट है ना, ये आपके यहाँ 30, 40, 50, 60 जगह पे करना है अभी आने वाले दिनों में। और सोचिए एक ही प्रोजेक्ट में अगर आप इतने एक्सपर्ट हो गए तो कल जाके तो ऐसे ही आराम से करोगे प्रोजेक्ट। ये जो 100 टन की इनपुट और 30 टन का आउटपुट जो है ना, ये हमारा मॉड्यूल है जो हमें करना है। और जिसको अगर आप एकदम एक्सपर्ट हो गए तो बहुत जल्दी, बहुत बेहतर, बहुत फास्ट बाकी के लोगों से आप कर पाओ। और हर चीज, हर एंगल जो बिजनेस का, तो उसको समझिए, समझिए और सिंपल अपने, देखो ये मैंने भी बोला ना अभी, मार्केटिंग की भाषा या कोल के बारे में जाके बताइए, अपनी भाषा में बताइए। कुछ अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती, बिल्कुल नहीं जरूरत। आप अपने कन्नड़ा में जाके बोलिए, गुजराती में जाके बोलिए, मराठी में बोलिए, राजस्थानी में बोलिए, और जाके बात करिए उससे, बात करिए, समझिए हर बिजनेस के हर पहलू को। कोयला इतनी बड़े लेवल पे तैयार करना और उसको बेचना एक बहुत बड़ा बिजनेस है। 3,000 करोड़ का माल तैयार करना, उसको बेचना बहुत बड़ा बिजनेस है। हर चीज को समझिए आप, तब जाके अपने पोटेंशियल, अपना तहसील का जो पोटेंशियल वहां हम लोग रीच कर पाएंगे। तब जाके आप अपने तहसील में जितनी पॉसिबिलिटी है बिजनेस की वो कर पाओगे। जब इस हर चीज के ऊपर, यानी आपको दमानी बनना है, आपको धीरू भाई अंबानी सब बनना है, ये हर चीज करके, ये दोनों ने बिल्कुल कोई बैकग्राउंड नहीं उनका पढ़ाई का, फिर से मैं आपको रिपीट करते, करके करके वो इतने एक्सपर्ट, इतने महान बने। तो वैसे ही आप करिए, ऐसे एक्शन प्लान बनाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आज यहाँ अनाउंस करना चाहता हूँ। देखो एम कोल की शुरुआत मैंने अभी तक हमेशा कहा कि किसानों के लिए की, और आज हमारे पहले फेज में हम लोग कितने प्रोजेक्ट करेंगे, तो हम पहले फेज में 250 प्रोजेक्ट करने वाले हैं एमकोल के, नंबर 1। नंबर 2 कौन से प्रोजेक्ट करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्राथमिकता उन लोगों की है जिन्होंने ऑलरेडी वो 10,000 15,000 मेंबर किए है। आज दोस्तों आप लोग जो है जिन्होंने एमसीएल की तरफ से लोगों को कहा है, वादा किया है कि हम लोग आपका माल लेंगे, आप नेपरगास करोगे, इन सब जो किसानों को आपने जो कहा है, आपके यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हमारी प्राथमिकता, मेरी पर्सनल प्राथमिकता, मेरी आप सबसे विनती है कि इमीडिएटली ये सैटरडे सेशन चालू करिए, आप इमीडिएटली करिए। हम लोग यहाँ बिल्कुल कुछ, आई मीन, ना डिले करने के लिए बैठे हैं, ना कुछ भी अलग मत सोचिए आप। हम आपको बहुत बेहतर करने के लिए बैठे, और ये पहले पहले जो हमारे एमसीएनजी के पहले 225 लोग थे, वो कंपलसरी प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द हम लोग यहाँ प्रोजेक्ट चालू करें। तो इसके ऊपर आप काम चालू करिए, उसके ऊपर सैटरडे सेशन की बात कीजिए, जितने भी लोग आपके एमबीपी बात कीजिए, फिर मैं, और धीरे धीरे फिर ये सब कुछ होगा जैसे करना है, और मिलके हम अपने राज्य में उस इकोनॉमी को निर्माण करते हैं। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है ये पहला प्रोजेक्ट। तो चलिए, और एक बहुत जबरदस्त ऐसा वर्केबल एक्शन प्लान बनाइए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। जी हाँ, आर्थिक क्रांति के लिए जो एक तरीका पूरे विश्व को अपनाना चाहिए, उसकी शुरुआत
आज MCL के माध्यम से हम सब मिलके कर रहे हैं। और ये शुरुआत, ये जो आरंभ होगा, ये जो आगाज होगा, उसका अंजाम पूरे विश्व को एक अलग राह पर लेके जाएगा। जी हाँ, गुड मॉर्निंग MCL इंडिया परिवार। और एक शुक्रवार शाम सर का ट्रेनिंग वेबिनार, हमारे दिलो दिमाग पे एक जोरदार प्रहार। जी हाँ, हमारी जो शुरुआत हुई है एग्रोबायो CNG प्रोजेक्ट से लेकर अभी जो हम एमकॉल की तरफ बढ़ रहे हैं, ये जो स्पीड है, ये जो हमारा जो रास्ता है, वो सही मायने में बहुत जल्दी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। पर इसके लिए तो श्याम सर ने बताया है, वो रास्ते पे हमको चलना पड़ेगा। हमें उस तालुके की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहां पे हमारा वजूद खड़ा करना पड़ेगा। और उसके लिए रास्ता है 100 फेडरेशन और 100% MVP। जी हाँ श्याम सर, आपने जो कहा हम इसको फॉलो करेंगे और हमारे सारे गांव में, हमारे पूरे देश में हम एक अलग राह पर निकल पड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच all our stakeholders, our channel partners, MVP, MBS, MPOs, BDAs, senior BDAs and prime BDAs। ये आज और एक बार हम कसम खाते हैं और अपने आप को दिमाग में कहीं दोहराते हैं कि हम सबको जी हाँ, हम सबको इस देश की मिट्टी का वास्ता है और MCL ही सुजलाम सुफलाम भारत का रास्ता है। जय हिंद, जय MCL। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर लवेश सर। दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि चैट बॉक्स में जो लिंक आपको शेयर की गई है, कृपया उस लिंक पे ऊपर जाकर आपका फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूं और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उस इंसान का जिन्होंने इस बात को अंडरलाइन किया है कि दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपके राय से नहीं। दोस्तों, यह उदाहरण हमें दुनिया के सामने रखने का जो बेहतरीन मौका हमारे सामने रखा है, वो है हमारे डॉक्टर श्याम सर। श्याम सर, सारे MCL परिवार की ओर से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी आपने दी है, जिस अपॉर्चुनिटी को हम आगे लेकर जाके हमारे